दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वैद्युत रसायन से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा आज का टॉपिक है वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वैद्युत अपघट्य के जो विलयन होते हैं उनमें विद्युत का चालन होता है, जिसके कारण आयन उत्पन्न होते हैं और इन आयनों की गति के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब यही विद्युत अपघट्य के विलयन चालक होंगे और उनमें चालक के गुण अप्लाई होंगे और इन्हीं चालक के गुण यानी कि वैद्युत अपघटनीय विलयनों के चालक के गुण समझने के लिए हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। तो आइए वीडियो में सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं चालकत्व को और देखें कि चालकत्व होता क्या है। तो इसे यदि हम सरल शब्दों में परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा होगी किसी चालक के विद्युत धारा प्रवाह की सहजता को उस चालक की विद्युत चालकत्व कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है सहजता। सहजता का मतलब होता है आसानी से। तो जब कोई चालक विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से करता है तो वो कहलाती है उस चालक की विद्युत चालकत्व। चालकत्व को हम कैपिटल जी या कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम बात करें फार्मूले की तो इसका फार्मूला होगा G = 1/R, जहाँ पर G क्या है, चालकत्व है, और R है प्रतिरोध। अब इस फार्मूले को हम समझते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में या फिर क्लास 10th में कि जो प्रतिरोध होता है वो विद्युत धारा को रोकता है, यानी कि जब प्रतिरोध बहुत अधिक होगा तो विद्युत धारा के प्रवाह में कठिनाई होती है। या फिर हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जब प्रतिरोध कम होगा तो किसी भी चालक में सहजता से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी कि प्रतिरोध जितना कम होगा उस चालक में विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही आसानी से होगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विद्युत धारा की सहजता से प्रवाह होना ही कहलाता है विद्युत चालकत्व। इस समीकरण के आधार पर हम चालकत्व की एक और परिभाषा दे सकते हैं। वो परिभाषा क्या होगी? विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विद्युत चालकत्व कहते हैं। तो ये भी परिभाषा हम चालकत्व की लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि चालकत्व किसे कहते हैं। तो देखिए इस समीकरण का उपयोग हमें आगे भी करना है, तो इसलिए इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। तो आइए चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अब बात करते हैं चालकत्व के मात्रक की। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा G = 1/R, यानी कि चालकत्व बराबर 1 बटे प्रतिरोध। तो हम सभी जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, जिसे हम OHM से लिखते हैं या फिर हम इससे डिनोट कर सकते हैं। तो जब प्रतिरोध का मात्रक ओम है तो हमारा चालकत्व का मात्रक क्या होगा? ओम यूनिवर्स, या फिर हम इसे महो MHO भी कहते हैं, या फिर इसे सीमेंस भी कहा जाता है। महो क्यों कहा जाता है मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ओम का उल्टा होता है महो, इसलिए इसे महो भी कहा जाता है। और दूसरा मैंने बताया था इसका एक और मात्रक है सीमेंस, जिसे हम कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं और इसी मात्रक का हम अधिक यूज़ करते हैं क्योंकि यह एक SI मात्रक है। तो आप सीधा सीधा याद रखिए कि चालकत्व का मात्रक होता है सीमेंस। तो आइए चलते हैं हम चालकत्व के सूत्र को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ताकि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्लास 10th में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था R = L/A। तो इस फार्मूले में R जो है प्रतिरोध है और जो L है सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी यानी कि चालक की लंबाई है। तो यहाँ पर हम चालक की लंबाई नहीं लेंगे क्योंकि जब हम चालक की लंबाई लेते हैं तो तार की लंबाई नापते हैं, परंतु यहाँ पर हम क्या लेते हैं? विद्युत अपघटनीय विलयन रखना है। तो यहाँ पर विलयन की तो कोई लंबाई होगी नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी को लेते हैं। आइए इसे इमेज के थ्रू समझते हैं। तो ये है हमारा एक विद्युत रासायनिक सेल जिसमें कि 2 इलेक्ट्रोड हैं और इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट्य में रखा गया है। यहाँ पर है हमारे 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, और कैपिटल A है इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। अब यदि हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना चाहें तो यहाँ पर हमारा एक नियतांक आएगा। तो जब नियतांक आएगा तो हमारा फार्मूला क्या होगा? तो नीचे फार्मूला लिखा है और यहाँ पर नियतांक आने पर आया है रो। तो हम फार्मूला लिखेंगे R = L/A। तो यहाँ पर रो एक नियतांक है जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पर हमें जो R का मान प्राप्त हो रहा है इसे हम रखेंगे समीकरण 1 में, और समीकरण 1 हम लोगों ने पढ़ा था G = 1/R। और अभी हम लोगों ने R की वैल्यू देखा कि R बराबर था ρL/A। तो जब हम R की वैल्यू रखेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा G = 1/ρL/A। अब इसे हम सॉल्व कर दें, यानी कि इस समीकरण को अगर हम सरल कर दें तो हमारा जो समीकरण प्राप्त होगा G = A/ρ × L।
इस समीकरण में L क्या है, सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी, अभी जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा था, और A क्या था, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। और वहीं बात करें हम रो की, तो उसे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। IUPAC का निर्देश भी है कि आप विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कह सकते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। तो आगे हम लोग वीडियो में जानेंगे चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व में क्या संबंध है, यानी कि रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आपको ध्यान होगा कि विशिष्ट चालकत्व वाले वीडियो में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, और वो फार्मूला था कप्पा इक्वल टू 1/ρ। तो यहाँ पर आपको के नुमा एक सिंबल दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं कप्पा, और ये पी की तरह दिख रहा है सिंबल जिसे हम बोलते हैं रो। तो कप्पा को बोला जाता है विशिष्ट चालकत्व और रो को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। और इस फार्मूले के आधार पर हम लोगों ने परिभाषा दिया था विशिष्ट चालकत्व की, और हम लोगों ने लिखा था कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको विशिष्ट चालकत्व के बारे में बता दिया। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। तो विशिष्ट चालकत्व के समीकरण को हम समीकरण 1 मानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एक और फार्मूला देखा था, और वो हमारा फार्मूला था R इक्वल टू रो इंटू L/A। और हम लोगों ने इस फार्मूले में अभी पढ़ा कि R जो है वो है प्रतिरोध, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, L क्या है, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है, और कैपिटल A आपका क्या है, ये है इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। अब इस फार्मूले में थोड़ा चेंज करके हम लोग क्या करें कि R को क्रॉस मल्टीप्लाई करके तथा L को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ला दें, और हम इस फार्मूले को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि रो इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। यहाँ से जो हमें रो का मान प्राप्त हुआ है इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो आइए रो की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से समीकरण 1 है, कप्पा इक्वल टू 1/ρ है। तो रो की वैल्यू अगर हम रखें तो हमारा समीकरण प्राप्त होगा कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू ए अपॉन एल। तो यहाँ पर r इंटू ए अपॉन एल कहाँ से आया, ये आया था हमारा रो का वैल्यू। तो इस पे हम लोग रो का वैल्यू रख दिए। तो इस समीकरण को और जब हम सरल करेंगे तो हमारा आएगा कप्पा इक्वल टू एल अपॉन आर इंटू ए। अब इस समीकरण में जो r और a है एक साथ है, इनको हम अलग अलग लिख लेंगे, यानी कि कप्पा बराबर 1/r इंटू एल अपॉन ए। हमने चालकत्व वाले वीडियो में पढ़ा था चालकत्व बराबर 1/प्रतिरोध, जिसमें कि G जो है वो है चालकत्व और R क्या है, प्रतिरोध है। तो इस समीकरण में हम चाहें तो 1/R की जगह G यानी कि चालकत्व को रख सकते हैं। तो जब हम G रखेंगे तो हमारा फार्मूला आ जाएगा कप्पा इक्वल टू G इंटू L/A, यानी कि इस समीकरण में हमारा जो कप्पा है वो है विशिष्ट चालकत्व, जिसे हम चालकता भी कहते हैं। कैपिटल G है चालकत्व, स्मॉल l है सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी, और कैपिटल A है इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। तो यह समीकरण विशिष्ट चालकत्व और चालकत्व के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने विशिष्ट चालकत्व और चालकत्व के बीच संबंध स्थापित किया। अब इस समीकरण में कुछ हम कंडीशन लगा कर देखते हैं। यदि इस समीकरण में हम L का मान 1 सेंटीमीटर और A का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखें, अर्थात हम दो इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी को 1 सेंटीमीटर लेंगे और इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल लेंगे वो लेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यदि हम L की वैल्यू 1 लें और A की वैल्यू 1 लें तो दोनों को अगर हम 1/1 करें तो कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारा कप्पा इक्वल टू हो जाएगा G, यानी कि जब L का मान 1 सेंटीमीटर और A का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो विशिष्ट चालकत्व का मान चालकत्व के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट डिराइव करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, हर टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कप्पा है ये है विशिष्ट चालकत्व, जिसे हम चालकता बोलते हैं, और कैपिटल G है चालकत्व। तो देखिए अभी हम लोगों ने इस सूत्र में पढ़ा कि L का मान 1 सेंटीमीटर और A का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं। तो इस वैल्यू को हम लोगों ने रखा। आइए अब हम इसको सेल के द्वारा समझते हैं। तो हम एक सेल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सेल लिया, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हैं।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड हैं इनके बीच की जो दूरी है वो है 1 सेंटीमीटर और इनका जो एरिया है यानी कि जो क्षेत्रफल है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर एरिया की बात की गई है तो इनकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसलिए इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसा कि मैंने बताया था कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को भी हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर ले रखा है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आप सोचिए कि इसमें कितना विद्युत अपघट्य होगा जो कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच भरा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो भी विलयन भरा होगा उसकी लंबाई होगी 1 सेंटीमीटर और उसकी जो चौड़ाई होगी वो भी होगी 1 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्यूब नुमा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी 1 सेंटीमीटर होगी। तो दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य जो विद्युत अपघट्य भरा हुआ है उसका आयतन होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि यहाँ पर हम जो L की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और जो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिए हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा विद्युत अपघट्य है वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि हम 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन का अगर विद्युत अपघट्य लेते हैं तो हमारा जो कप्पा है यानी कि जो विशिष्ट चालकत्व है वो चालकत्व के बराबर हो जाएगा, यानी कि कप्पा इक्वल टू हो जाएगा G। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब भी हम कभी 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघट्य लेते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे विशिष्ट चालकत्व कप्पा बराबर चालकत्व कैपिटल G। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम सभी जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो द्रव होता है वो 1 ml द्रव कहलाता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव बराबर होता है 1 ml द्रव के। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 1 ml विद्युत अपघट्य के चालकत्व को उसकी चालकता कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 ml विद्युत अपघट्य के चालकत्व को हम उसकी विशिष्ट चालकत्व कहते हैं और हम सभी जानते हैं कि विशिष्ट चालकत्व को ही हम चालकता कहते हैं। तो यहाँ पर जो चालकता है इसका मतलब है विशिष्ट चालकत्व। तो इस आधार पर हमने लिखा है कि 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन के चालकत्व को उसकी चालकता कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।